बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे उस रैली के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से निकाली गई और कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो रैलियाँ थीं और काफ़िले थे उनकी आमद का सिलसिला जारी रहा। मज़ार क़ायद पर ये काफ़िले जो हैं पहुँचे और ख़ास तौर पर ये रैली जो निकाली गई थी ये पाक अफ़वाज से यकजहती के तौर पर निकाली गई थी, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों अयाज सादिक साहब का एक बयान सामने आया जो कि नेशनल असम्बली में दिया गया। नाज़रीन, नेशनल असम्बली में जो बयान दिया जाता है उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी होती है और जाहिर सी बात है कि किसी जलसे में तकरीर कर देना और बात होती है, किसी प्रेस ब्रीफिंग में कोई बोल देना और बात होती है, लेकिन नेशनल असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कोई बयान देना और वो भी जिसमें आपकी पाक अफ़वाज के हवाले से कोई ऐसी बात की जाए जो कि मनफी बात हो, तो थोड़ी सी बात ऐसी लगती है कि समझ में नहीं आता कि ये आया हुब्बुल वतनी जो है ना वो कहाँ चली जाती है। बहरहाल नाज़रीन, हम बात करना चाहेंगे इस हवाले से। हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, जनाब आफ्ताब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आफ्ताब भाई, एक रैली निकाली गई जिसमें कि आपने भी बड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों को मोटिवेट करके पाक फ़ौज से यकजहती के लिए ये रैली निकाली गई। सर क्या कहते हैं, सबसे पहले तो मुझे इसका मकसद बताइएगा। देखिए डॉक्टर साहब, ये जो कल की रैली थी वो पाकिस्तान जिंदाबाद रैली थी जी, और इस रैली का मकसद पीटीआई कराची रीजन ने ये रैली अरेंज की थी और इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि पीटीआई कराची और पाकिस्तान अपनी अफवाज, अपने इदारों, अपनी जुडिशरी के साथ खड़ी है। और आप देखें कि जब से ये पीडीएम बनी है और पीडीएम के बनने के बाद जो इश्तहारी मुजरिम जो वहाँ लंदन में बैठे हुए हैं और कन्विक्टेड मोहतरमा जो लाहौर से बैठ के एक नैरेटिव बिल्ड कर रही हैं, ये वो नैरेटिव है जो इंडिया का या मोदी का नैरेटिव है, जिससे इंडिया को सपोर्ट मिलती है, वहाँ के मीडिया को सपोर्ट मिलती है। आप तो खुद देख सकते हैं कि वहाँ का मीडिया कैसे शादियाने बजा रहा है। और ख़ासतौर से जो एक तारीखी फतह हमें मिली थी 27 फरवरी को, जो हमारे एयरफोर्स ने अंदर घुस के उनके दो जहाज गिराए और अभिनंदन को अरेस्ट किया और उसके बाद उसको रिलीज किया, जिसके ऊपर एक ऐसा आदमी मीर अयाज सादिक जो एक सेंसिबल आदमी था, जो स्पीकर था, वो जबान तो उसकी थी मगर अल्फाज उसको किसी और ने दिए थे। और ये जो नैरेटिव जो है 16 अक्टूबर से जो शुरू हुआ गुजरांवाला के जलसे से, जहाँ इश्तहारी मुजरिम ने सिपह सलार का नाम लेके, DTISI का नाम लेके और इल्ज़ामात की बौछार की, ये इश्तहारी मुजरिम है जो 92-93 से कुछ 4 आर्मी चीफ के साथ जो है इस किस्म की जो है हरकतें कर चुका है। सरबरान मुमलिकत के साथ सदर मुमलिकत गुलाम साहब खान ने भी के साथ इनका ये हालात और वाक़यात है। उसके बाद 18 अक्टूबर को डॉक्टर साहब देखेंगे कितना बड़ा जुल्म और ज्यादती की है, जब महमूद आगा खान अचकज़ई ने कराची में खड़े होके और उर्दू ज़बान की मुखालफत की। ये लम्हे फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए। फिर आप 25 अक्टूबर को देखें तो कहा जाता है, अवैस नूरानी कहते हैं कि आज़ाद रियासत, क्या मतलब है आज़ाद रियासत? वहाँ सारे PDM के सरबराह मौजूद थे, सीधा कराची में मौजूद थे। इसका मतलब है कि कोई शख्स इनको यूज कर रहा है और बेतहा मार्केट में जो है ना पैसा लाया है ये लोग इसको इस्तेमाल करने के लिए। और जिस किस्म की इनकी आप कराची का जलसा देखें, 25 से 30 करोड़ रुपए इन्होंने सिर्फ जो है ना फ्लैग, झंडे, बैनर, स्ट्रीमर और इन चीजों पर लगाए हैं। बेनता इन्होंने पैसा निकाला है मार्केट में। और फिर देखिए तसलसल से चल रहा है, 3 वाकयात हुए, फिर अयाज सादिक का, मीर अयाज सादिक का बयान, और आज देखें उस्मा बुखारी क्या कह रही हैं कि 40 इंडियन फौजी शहीद हुए। क्या मतलब है? शहादत और शहीद का रुतबा इनको मालूम है कि शहीद जो है मुसलमानों की टर्म है और मुसलमानों में शहादत का दर्जा होता है और हम ये समझते हैं या तो शहीद या गाजी। तो ये तो इनका जो नैरेटिव के खिलाफ कल हमने अपनी अफवाज का साथ खड़े हुए हैं। वो ममालिक जिनकी फौजें कमज़ोर हैं, जिनका दिफा कमज़ोर है, आपने देखा होगा वो ममालिक किस बुरी तरह तबाह बर्बाद हो गए, उनकी इकानमी तबाह हो गई, चाहे वो लीबिया हो, इराक हो, सीरिया हो, जो अफगानिस्तान हो, तमाम जगहों पे हमें फौजी ग्राउंड के ऊपर महाज पे इंडिया में शिकस्त नहीं दे सकता। हम भी एटॉमिक पावर हैं, वो भी हैं, और हमने ये दिखा दिया 27 फरवरी को। इंडिया ने, आपने देखा होगा काफी उनके जो एक्ट आर्मी मैन है, आर्मी सर्विस मैन है, उनके बयान देखे, उनके मीडिया के बयान देखे कि पाकिस्तान को अगर तोड़ा जा सकता है तो उनके अंदर के लोगों को
सपोर्ट करके उनके अंदर के लोगों को खरीद के, और ये जो इश्तिहारी मुजरिम की अप्रोच है, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, क्योंकि खुद तो इश्तिहारी हो गए और ये सिसिलियन माफिया है। आप देखें उस वक्त के ऑनरेबल जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सिसिलियन माफिया का लफ्ज इस्तेमाल किया था। माफिया में यही तो होता है कि जबान किसी की होती है, अल्फा और जो अल्फाज होते हैं, अलकाब होते हैं, वो किसी और के होते हैं, और बिल्कुल माफिया के अंदाज में इस वक्त नून लीग काम कर रही है। और ये इनके जो कारिंदे हैं, जो इनके लीडर हैं, वो कारिंदों की तरह और माफिया की तरह जो है ना नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा अपनी फौज का साथ दिया, अपनी फौज से शाना बचाना खड़े हैं। जब भी जंगें हुई हैं तो जंग जो है ना खाली फौज नहीं जीत सकती, उसके साथ अवाम का होना जरूरी होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें जो सलार मिले हैं बड़े जबरदस्त, बेहतरीन और डेमोक्रेटिक हैं, और इसके तमाम हालात के बावजूद उनका बिलीव डेमोक्रेसी पे ही है। तो अल्लाह ने चाहा इस पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आफ्ताब साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या भारत की जानिब से मुस्लिम लीग नवाज को सपोर्ट किया जाता है, या उनके इशारे पे ही किया जा रहा है, या फिर ये अपनी फ्रस्ट्रेशन है उसकी वजह से ये कर रहे हैं? ये सर ये बड़ा मतलब वाज़ेह होना चाहिए ना कि आया क्या लगता है, हुकूमत क्या समझ रही है कि क्या इंडिया के इशारे पे ये सब कुछ किया जा रहा है, या ये अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर निकाल रहे हैं? देखिए, माजी को देखें हम 97-98 में कारगिल का जब वाकया हुआ तो एक मिग जहाज पाकिस्तान ने गिराया इंडिया का, और ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, और उनके पायलट को हमने अरेस्ट किया, और उस पायलट को बाकायदा जो रिक्वेस्ट की गई नवाज शरीफ की गवर्नमेंट उस वक्त ही प्राइम मिनिस्टर कि इसको सिविलियन इदारों के अंदर दे दिया जाए, और 5-6 दिन के बाद उसको वापस कर दिया गया सिविलियन इदारों के थ्रू। फिर उसके बाद आप देखें कि नरेंद्र मोदी आए बगैर वीजा के, शादी में आए, एक्सचेंज हुई इनके गिफ्ट वगैरह। फिर वो अजित जो गया था मरी, वो आए बगैर वीजे के, और किस किस्म के रिलेशनशिप। देखिए, मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि हमें गद्दारी का सर्टिफिकेट किसी को भी नहीं बांटना चाहिए, मगर वाकयात अगर देखें तो जिस किस्म के रिलेशनशिप इनके इंडिया के साथ रहे और इंडिया का खुल के सपोर्ट करना। और देखिए, अगर इख्तलाफ जो है ना आप सियासी पार्टी से कर सकते हैं, सियासी हुकूमत से कर सकते हैं, आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप जुलूस जलसे धरना सब कर दे सकते हैं, हमने भी दिए थे, मगर पाकिस्तान को कमजोर करना, अपनी अफवाज को कमजोर करना, अपने इदारों को कमजोर करना, और खास तौर से जुडिशरी के हवाले से भी इनके यही रवैया रहा है हमेशा से कि इनका तो इन्होंने हमेशा इदारों को कंट्रोल करके चले हैं, और जब इदारों ने इनकी करप्शन पे आवाज उठाई तो इन्होंने फौरन जो है ना मसले मसाइल शुरू हो गए, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। 3 आर्मी चीफ को ये हटा चुके हैं, 4था आर्मी चीफ भी इन्होंने लगाया था, उससे भी इनके इख्तलाफात। इसका मतलब है एक गलत हो सकता है, 2, 3, 4, 5 सब लोग तो गलत नहीं हो सकते। गलत वही है जो इश्तिहारी है, उसको इश्तिहारी किसने करार दिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। कन्विक्टेड वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया उन्हें। इसी तरह वो मोहतरमा जो है वो भी कन्विक्टेड है, मगर उनको रिलीफ मिला हुआ है खातून होने के नाते। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो नैरेटिव जो बिल्ड कर रहे हैं और जो ये सपोर्ट मिल रही है इंडिया को, वो बड़ी ज्यादती कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। सर हुकूमत की जो रेट है और हुकूमत का जो रिएक्शन आना चाहिए था वो नजर नहीं आता। सर, अगर इतनी सीरियस बात है तो फिर इंतजार किस बात का किया जा रहा है? मतलब इस पे सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया सर? क्योंकि ये तो मुल्क की एक रिस्पेक्ट की बात है, एक मुल्क की प्रेस्टीज की बात है कि उसकी आर्मी के लिए ऐसी बात कर दी गई। तो अब तक सर क्यों, मतलब इसको लेट क्यों किया जा रहा है कि ठीक है? हर चीज के 2 ऑब्जेक्टिव वो होते हैं, ऑब्जेक्टिव या 2 डिसीजन होते हैं, या एक ये डिसीजन हो सकता है या वो हो सकता है। हम ये समझते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं और ये ज्यादा बेहतर है, आवाम की नजरों में ये मजीद मुस्तकिल गिरते चले जा रहे हैं। अब इनकी सियासत खत्म हो रही है, इनके लोग जो है ना, जो MNAs MPs भी इनके अब इस नैरेटिव से अलग होते हुए नजर आते हैं। तो हम समझते हैं कि ये ज्यादा बेहतर तरीका है कि ये खुद दलील और ख्वार हो जाए और लोगों की नजर में ये गिर जाए। जो थोड़ा बहुत वोट भी जो इनको 2018 मिला था वो आइंदा ना मिले, वरना बड़ा आसान है कि इनको उठा के जेल में डाल दें या उनके खिलाफ मुकदमा करते हैं, फिर वही शुरू हो जाएगा, फिर गद्दारी वाला सिलसिला और जेल का, और ये मासूम बनेंगे, इनोसेंट बनेंगे और लोगों की हमदर्दी
कहाँ से करेंगे। हम ये समझते हैं कि जिस तरह इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है, मैं ये पर्सनली ये समझता हूँ कि ये बहुत मुनासिब है और इनको रोज बरोज एक्सपोज हो रहा है। आज देखें ना, उस्मा कारदार ने क्या कहा, ये जब वो बोलते हैं कोई ना कोई चीज जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। क्या डॉक्टर साहब आप ये बोल सकते हैं इंडियंस को कि 40 शहीद हुए? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता सर। नहीं हो सकता ना। तो आप देखेंगे इनका ये करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ, और ये रोज बरोज एक्सपोज हो रहे हैं। और आप सर भारतीय फौजियों के लिए तो कहा जाता है कि जहन्नुम वासिल किए जाते हैं सीधे सीधे। जी जी बिल्कुल। जी। और हमारा ईमान ये है या तो हम शहीद है होंगे या गाजी होंगे, वो मुसलमानों के लिए सर, इसके अलावा तो बिल्कुल। हाँ, तो ये अब इनका तो रोजाना का जो ना, तो वो सही कहा कि सिसेलियन माफिया में तो जो बॉस ने कह दिया बस वही आखिर होता, आगे उसको जो ना हमें आप देखें कि हम बाज़ दफ़ा गैस की प्राइसेस हैं, इलेक्ट्रिक की प्राइसेस हैं, जो कि इनके ये छोड़ के गए थे, उसको डिफेंड करना मुश्किल होता था। और ये डाकुओं को इनके लोग बैठ के टीवी पे डिफेंड कर रहे थे और रोज झूठ बोले होते हैं। मरियम औरंगजेब और दूसरे सारे लोग जो ना झूठ के पुलंदे पे जिंदा है ये लोग। तो सर आगे कोई एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि एयाज सादिक साहब ने तो अगली प्रेस ब्रीफिंग में भी कह दिया कि मैंने जो कहा है मैं उस पर कायम हूँ, आई स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट। बड़ी बात है ना सर, एक तो नेशनल असेंबली के फ्लोर पे ये बात करना। जी, असेंबली के फ्लोर पे एक्स स्पीकर ने, अच्छा डॉक्टर साहब ये देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। 28 फरवरी को इमरान खान साहब ने स्पीच की और उसमें ये कहा, आपको क्लिप निकाल दी है कि 27 तारीख की रात को हमले का खतरा था, ठीक है, और 28 को ये स्पीच कर रहे हैं। 28 तारीख को मुलाकात हुई है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की और 28 तारीख को उन्होंने कहा कि हम इरादा है हमारा इनको रिलीज करने का। तो जिस वक्त ये कहा है उस वक्त तो से पहले तो वो हमले का खतरा था 27 तारीख को, जब हमने दिन की रोशनी में जाके इनको गिराया है। उस वक्त तो रिलीज का फैसला नहीं था। और आज देखे बड़े इंपॉर्टेंट चीज, श्री रहमान ने और शाहिद खाकान अब्बासी ने दोनों ने समाज टीवी के ऊपर किरण नाज के साथ ये किया कि हमारी नॉलेज पे ये बात नहीं है, हमने नहीं सुनी ये बात वहाँ पे। अब बताइए इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो बहरहाल सर अब देखना यही होगा कि क्या मतलब इस पे मजीद और कितने इस किस्म के बयान आते हैं। हम बीइंग पाकिस्तानी यही पैदा हुआ है, यही मरना है, हमने इसी मुल्क की खिदमत करनी है कि हम सियासी खिलाफत में इतने आगे ना चले जाएं कि मुल्क को नुकसान हो। आप सियासत में सियासी पार्टीज की मुखालफत करें, मुल्क के लिए जो है ना खड्डा ना खोदें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आफ्ताब सिद्दीकी साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असेंबली हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे और इनका कहना ये था कि मुल्क को किसी सूरत भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से। जब हम बात करते हैं दुनिया भर में इस वक्त एक नई लहर जो है कोरोना की, उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। यूरोप की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए या हमारे पड़ोसी मुल्क की बात की जाए, हर जगह पे कोरोना के वार मज़ीद तेज़ होते जा रहे हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान में भी अब कुछ तेज़ी नज़र आ रही है। यानी अमवात जो बहुत हद तक कम हो चुकी थी और अब किसी दिन 11-10 मतलब ये 8-10 से सिलसिला बढ़ते बढ़ते अब 11 तक अमवात जो है इनका सिलसिला आ गया है। और इसी तरह अगर हम रोज़ाना के नए केसेस के वाले से बात करते हैं तो जो तादाद बहुत कम हो गई थी वो अब तकरीबन 1100 साढ़े 1100 के लगभग रोज़ाना नए केसेस डायग्नोस हो रहे हैं। नाज़रीन, इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं डॉक्टर ईसा, लेबॉरेटरी के चेयरमैन हैं और रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम जी। जी सर, क्या कहते हैं इस वक्त कोरोना कोविड-19 की इन्फेक्शन के फैलाव की क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में, या स्पेसिफिकली अगर कराची की बात की जाए तो? पाकिस्तान में हो या कराची में हो, डेफिनेटली केसेस जो हैं डॉक्टर बुलंद बढ़ रहे हैं और बतदरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। बस एक हफ्ते पहले की बात करें तो पॉजिटिविटी तो थी वो, अगर पूरे पाकिस्तान का एवरेज लगाएं तो 1.5% या 1.4% पॉजिटिविटी थी।
यानी 100 केसेस जब टेस्ट किए जाते थे तो 1.5 पॉजिटिव आ रहे थे, लेकिन अभी वो कुछ जगहों में तो तकरीबन 4 को टच करना शुरू 4% पे चला गया है। और ये ज़रूर साफ नज़र आ रहा है कि ये केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और सिचुएशन जो है वो फिर जो है तशवीशनाक होती जा रही है। फरहान भाई, मुझे ये बताइएगा कि कोरोना का की ये जो नई लहर है, क्या इसका ताल्लुक मौसम से है? क्योंकि मौसम में थोड़ी सर्दी आ गई है और कहा यह जा रहा है कि पंजाब में स्मोक और इन चीज़ों की वजह से शायद मज़ीद केसेस में शिद्दत आए। ये ज़रूर एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। मेरे ख्याल से 4-5 कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स में से ये एक ज़रूर है। असल में ये जो स्मोक है इससे ज़ाहिर है कि लंग्स और नाक का जो है वो एरिया पैसेज वे जो है सांस का वो अफेक्टेड होता है, और जब भी किसी कोई चीज़ अफेक्टेड होती है तो उसमें वायरस का असर अंदाज होना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि इम्यूनिटी कम हुई हुई होती है। सर्दियों में 2 वजूहात से ये केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक वजह तो ये है कि जब जिन इलाकों में ठंडक होती है तो लोग खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखते हैं, घर के अंदर रहते हैं, फ्रेश एयर अंदर नहीं आ रही होती, तो जरासीम की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही होती है, तो वो एक चैलेंज होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि सर्दी के वक्त में क्या होता है कि जब ठंडी हवा आती है तो वो नाक में और ऊपर के साइनसेस को जो है वो रगें जो है वो सिकुड़ जाती हैं और ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। ठंडक से बचने के लिए बॉडी का अपना प्रोटेक्टिव सिस्टम है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन लगने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन एक और वजह ये भी है कि एयर ट्रैवल जो है वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है, और जहाँ से जो लोग जा रहे हैं बाहर उनके तो टेस्ट हो रहे हैं, जितनी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं वो उनका टेस्ट करवाती हैं। तो ज़ाहिर ईसा लैब भी एक लैब है जो पाकिस्तान में टेस्ट कर रही है, लेकिन जो वहाँ से बाहर से पाकिस्तान लोग आ रहे हैं उनका कोई क्वारंटीन या कोई ऐसा सिलसिला अभी तक डिसाइडेड नहीं है, तो वो भी इन्फेक्शन जो बाहर की हैं वो भी लेके आ रहे होंगे पाकिस्तान में ज़रूर। एक और वजह ये कि जो नंबर्स हमारे आ रहे हैं वो डेफिनेटली नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बहुत अच्छा काम कर रहा है, और कल प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में बहुत इंपॉर्टेंट फैसले होने वाले हैं, क्योंकि इंग्लैंड में भी लॉकडाउन की तरफ जा रहा है 4 हफ्ते के, और यूरोप में भी ये सिलसिला स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो एक बात मैं फिर बताता चलूँ कि अनफॉर्चुनेटली हॉटस्पॉट्स का जो आइडेंटिफिकेशन जब होता है कि हॉटस्पॉट्स का मतलब ये होता है जहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा पाई जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में टेस्ट कराने का जो लोग करवा कम रहे हैं और रुजू कम कर रहे हैं टेस्ट के लिए, बल्कि लोग कहते हैं कि यार इसमें वैसे भी हमें आइसोलेशन है तो फ्लू है तो हम खुद ही घर में अपने आप को आइसोलेशन कर लेते हैं, तो टेस्ट नहीं करा रहे। अब क्योंकि वो टेस्ट नहीं करवाते तो गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट जाती है, सारी जो टेस्टिंग लैब है वो भेजती हैं, तो फिर वो गवर्नमेंट और एनसीओसी को ये अंदाज़ा नहीं हो पाएगा एग्जैक्टली कि कहाँ पे हॉटस्पॉट्स हैं अगर लोग टेस्ट नहीं कराएंगे। अभी भी जो ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं उनके पास जो पेशेंट्स जाते हैं और डॉक्टर जब उनको रिकमेंड करते हैं कि आप सस्पेक्टेड केस ऑफ कोविड हैं आप टेस्ट करा लें, तो लोग उसको अवॉइड करते हैं। तो ये भी एक वजह है जिससे स्ट्रेटजी बनाने में दुश्वारी हो रही है। अलबत्ता फिर भी पाकिस्तान ने बहुत बेहतर कंट्रोल किया है, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सबसे गुजारिश करूंगा कि केसेस बढ़ रहे हैं, प्लीज़ खुदा का ख्याल रखें। बाद में ये केसेस की वजह से अगर लॉकडाउन की तरफ गए और इकॉनमी अफेक्टेड हुई और आपके घर अफेक्टेड हुए तो आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे। सर ये बताइएगा कि ये यानी जो फैलाव है, अब आपने मुख्तलिफ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बताए, और जितने केसेस इस वक्त रोज़ाना रिपोर्ट हो रहे हैं, जब पहली दफ़ा कोरोना का ये स्प्रेड शुरू हुआ था तो बड़ी तेज़ी से फैला था इतने केसेस के बाद, तो आप क्या समझते हैं, क्या फिर चांसेस हैं कि बहुत तेज़ी से भी स्प्रेड कर सकता है ये? जी बिल्कुल फैल सकता है, और ये जब ये जो फ्लू आया था जिसमें हज़ारों डेथ हुई थी 19वीं सेंचुरी के शुरू में, उस वक्त भी सेकेंड जब वेव आई थी तो ज़्यादा नुकसानात हुए थे। ये जो वायरस है ये वायरस म्यूटेट भी कर रहा है, और पाकिस्तान में ये जो भी सिचुएशन ये कि 9 से 10 दफ़ा ये वायरस ऑलरेडी म्यूटेट कर चुका है, और इस दुनिया में तकरीबन 3 सब टाइप्स इस वायरस की, नोवल कोरोना वायरस, कोविड-19 भी है, घूम रही हैं, और ये भी अभी तक नहीं कहा जा सकता कि जो लोग जो इससे इन्फेक्ट होकर ठीक हो गए हैं उनको ये दोबारा नहीं लग सकता। तो एहतियात करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नोवल का मतलब ही नया है, इसके ऊपर अभी भी स्टडीज़ हो रही हैं, तो जो लोगों को हो गया तो वो भी ये नहीं समझे कि अब वो हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड हो गए हैं और उनको दोबारा नहीं लग सकता। तो ये इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स हैं, और जब क्वेश्चन मार्क्स किसी चीज़ के बारे में होते हैं तो हर शख्स जिसको हुआ है या नहीं हुआ है उसको उसी तरह से एहतियात करनी ज़रूरी है कि वो हर बंदे जिससे मिले, बल्कि मेरी गुजारिश होगी जिससे भी मिले तो यही महसूस करें अपना प्रोटेक्शन इसी तरह से करें कि सामने वाला इन्फेक्टेड है।
फरहान भाई, इसमें जब शुरू में कोरोना का फैलाव शुरू हुआ तो मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर बताई गई। पहले ये कहा गया कि हाथ नहीं मिलाना है, हाथों को 20 सेकंड तक साफ़ पानी से धो लेना है या साबुन से, तो फिर मास्क की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होगी। बाद में ये कहा गया कि नहीं जी, मास्क ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है जो ख़ुद इन्फेक्टेड हों, वो मास्क की वजह से दूसरों को नहीं फैलाएंगे। अब ये कहा जा रहा है कि मास्क ही बचाव का वाहिद ज़रिया है। सर, क्या एहतियाती तदबीर जो है वो क्या बहुत अहम है? क्या मास्क पहनना ज़्यादा ज़रूरी है, हाथों को सैनिटाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ है? देखिए, मास्क पहनना अगर इनमें से आप चॉइसेस देंगे तो मास्क पहनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वायरस जो है आंखों, नाक और मुंह के जरिए बॉडी में एंटर होता है। लेकिन साइमल्टेनियसली जो है हाथ धोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि ये वायरस जो है ये स्टडीज़ हो गई हैं कि ये हाथों के ऊपर 9 घंटे के लिए जो है ना, ये 9 आवर्स के लिए जो है ये सर्वाइव करता है हाथों के ऊपर। तो हाथों को भी रेगुलर साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये भी स्टडीज़ हैं कि 5 मिनट के अंदर जो है इंसान जो है 10 से 15 दफ़ा अपने मुंह को, चेहरे को हाथ लगाता है और इन्फेक्शन को इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो मास्क पहनना, और वो भी सही तरीके से मास्क पहनना कि नाक के ऊपर हो, ये नहीं कि ठोड़ी पे रखा हुआ है और बार बार उसको बात करने के लिए ऊपर नीचे कर रहे हैं और अपने हाथ को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं। और एक और गुजारिश है कि लोग मास्क को रीयूज कर रहे होते हैं, तो अगर मास्क को रीयूज कर रहे हैं तो ये जरूर याद रखें कि जो साइड उन्होंने अंदर पहनी थी वो ही अंदर होनी चाहिए, जो बाहर है वो बाहर होनी चाहिए, चाहे डार्क साइड हो चाहे लाइट साइड हो, दोनों केस में भी जो साइड अंदर पहनी थी वो अंदर ही होनी चाहिए। आजकल लोग एक बड़ी फनी बात कर रहे हैं कि वो करते ये हैं कि जब मास्क पहनते हैं, जब बाहर का हिस्सा गंदा हो जाता है और उनको रीयूज करना होता है तो वो उसको उल्टा पहन लेते हैं कि साफ वाला हिस्सा बाहर आ जाए। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो है इंसान की, वो लॉजिक इस्तेमाल नहीं करें। मास्क अगर रेगुलरली नया नहीं खरीद सकते तो वही मास्क जो है उसको क्या कहते हैं, उसको सही तरीके से यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ जो बड़ी देखी जा रही है कि लोग अब बहुत कैजुअल हो गए हैं, दावतों में भी जाते हैं और अगर कोई हाथ नहीं मिला रहा तो उससे कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हाथ मिला लें और ये कोविड तो मतलब खत्म पे है। तो मेरे ख्याल से ये ऐसे लोग भी जो है वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, और जो लोग हैं उनकी बातों में आ रहे हैं और हाथ मिला लेते हैं, तो ये भी बहुत एक परेशान कुन बात है अगर उनको एहसास भी है। मैं तो सब रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि जिस दावत में जाएं, जाना भी हो अगर तो कोशिश करें कि ओपन एयर दावत में जाएं और डिस्टेंस रख के मास्क जरूर पहने। मास्क अगर 2 लोग पहने हुए हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन है। एक तो ये चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने के हवाले से कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे, किस तरह लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं? देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैं 3-4 जल्दी से बात कर दूंगा। एक तो 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें कि 8 घंटे कम से कम नींद हो, और रात में चाय कॉफ़ी वगैरह ना पिए, कि पानी ज़्यादा ना पिए, कि रात में आँख खुले। 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज करें, विटामिन सी लें, या फिर सिट्रस फ्रूट जैसे ग्रेप फ्रूट, ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज, इसका इस्तेमाल बढ़ाएं, ये इम्यूनिटी को बेहतर करता है। विटामिन डी का इस्तेमाल कर सकते हैं या दूध का इस्तेमाल करें। और जो है ख़ास तौर पे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज 45 मिनट्स दोबारा मैं कहूँगा कि ज़रूर करें, और 2 लीटर से ज़्यादा पानी पीना ज़रूरी है। पानी का सिर्फ ये कि अगर पेशाब का रंग 2 लीटर पीना या 3 लीटर भी पिए और पेशाब का रंग, अगर यूरिन का रंग जो है वो डार्क येलो या ऑरेंज है या झाग आ रही है, इसका मतलब पानी कम पी रहे हैं। ये कुछ चीज़ें करेंगे तो इससे इम्यूनिटी बेहतर होगी और वायरस का असर नहीं होगा या कम होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, यानी अब अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, ख़ास तौर पे अगर एहतियात करेंगे तो फिर दोबारा से कोरोना के इस फैलाव को रोका जा सकता है। यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, हम बात करना चाहेंगे कुछ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भरपूर कैंपेन चलाई जा रही है, लेकिन साथ ही साथ हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाब अली वस्तान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। सर, क्या कहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन की कैंपेन कैसी जा रही है और क्या तवक्को रखते हैं आप गिलगित बल्तिस्तान के इन आम इंतखाबात में? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा की तरह आज भी गिलगित में उधर जो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उधर ही हैं 8-10 दिन से, तो ये इलेक्शन तक उधर ही होंगे। उनको पता है कि उनको जलसे भी करने हैं, उनको पार्टी को
एक्टिविटी पे भी नज़र है और इलेक्शन पे भी नज़र है, और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह हम बहुत सारी सीटें इसमें जीत जाएंगे, इसलिए कि लोगों ने बड़ा रेस्पॉन्स दिया है, लोगों ने बड़ी चेयरमैन साहब को इज्जत बख्शी है कि इसलिए कि उनको पता है कि ये इस मुल्क में अगर इस मुल्क को चला सकता है कि वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, बाकी कोई लीडर नहीं है। ये 2 साल खान साहब के या और साल किसी और के, तो आपके सामने हैं सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गहरी नज़र है बलूचिस्तान में, तो इंशाल्लाह जो जलसे हो रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम रिपोर्ट भी ले रहे हैं, तो हज़ारों की तादाद में लोग हैं, हर जगह पे लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं और अपने चेयरमैन का इस्तकबाल भी कर रहे हैं, अपने चेयरमैन को मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो नारा उधर लगा रहे हैं कि वज़ीर आज़म, इंशाल्लाह जब लोगों की सबकी ज़ुबान में यही होता है कि जिस मुल्क का वज़ीर आज़म बने वो बिलावल भुट्टो साहब का नारा लग रहा है, तो इंशाल्लाह ये इस मुल्क का वज़ीर आज़म होगा, और इंशाल्लाह जो इलेक्शन है हम भारी अक्सियत में इंशाल्लाह जीतेंगे। अगर कोई धांधली न हो, अगर धांधली होगी तो चेयरमैन साहब का ये कहना है कि मैं खुद उनके हमरा में इस्लामाबाद में धरना लगाऊंगा, और हमें यकीन है कि धांधली नहीं होगी, हम अक्सियत से सीटें अपनी निकाल लेंगे। पहले की तरह हम धांधली अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, पहले भी धांधली हुई थी, अभी भी होगी, तो ऐसा ही होगा कि हम चेयरमैन साहब या हमारी पार्टी पूरा इस्लामाबाद में बैठेगी। सर एक क्वेश्चन आपसे मुख्तसरन पूछना चाहूँगा, वो ये है कि NICVD पे नैब की जानिब से छापा मारा गया है सर, उसको बड़ा कंडेम किया जा रहा है। मुर्तज़ा वाब साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, क्या कहते हैं सर आप उस हवाले से? लेकिन नॉर्मल कार्रवाई है सर, अगर कोई ऐसी बात नहीं है तो देखिए कार्रवाई की बात नहीं है, मसला ये है कि इतना बड़ा इदारा है NICVD, इसलिए कि पूरे मुल्क के लोग आते हैं लेबर मतलब इलाज कराने के लिए, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे KPK हो, और सिंध में भी आपको पता है कि पूरी दुनिया बसती है, इधर भी लोग आ रहे हैं जिसका फ्री में इलाज हो, मुफ्त में सब कुछ हो। तो इस तरीके से मेरे ख्याल में ये छापे अच्छे नहीं होते। छापे वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ कुछ नहीं बना होता। आप पंजाब में देखें जो हालत है, इतनी बड़ी हॉस्पिटल पंजाब वालों ने नहीं बनाई। आप देखें KPK में इतनी बड़ी हॉस्पिटल KPK में नहीं बनी, बलूचिस्तान में नहीं बनी, अगर सिंध में बनी है तो उनको अप्रिशिएट के बजाय उनके ऊपर आप छापे मारें, उनके ऊपर आप सख्ती करें, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत होगा। और ये छापे उन पे लगते हैं जहाँ कोई चीज बनी नहीं हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब है तो फिर इतना बड़ा इदारा है और लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत है और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, यानी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जो की जाती है उसका पूरे एशिया में वाहिद इदारा है जहां सबसे ज़्यादा एंजियोप्लास्टीज की जाती हैं रोज़ाना की बुनियाद पे मरीज़ों की जिनको दिल का दौरा पड़ रहा होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया नवाब अली वस्सान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना ये था कि बहुत बड़ा इदारा है जो कि यानी इदारा बराए अमराज क़ल्ब है, दिल के मरीज़ों का इलाज किया जाता है और सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे सिंध से लोग आके यहाँ पर इलाज कराते हैं। बहरहाल नैब की जानिब से एक मामूल की कार्रवाई की गई, अब देखना ये होगा कि उसके बाद तहकीकात में आगे क्या सामने आता है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।